हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर आया था जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। उस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जितना टोटल 22 क्वेश्चन है, उन 22 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं और हम लोग इसमें इंग्लिश में सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हिंदी में हम ऑलरेडी सोल्व करके बता चुके थे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का सेपरेट वीडियो था और पूरा इकोनॉमिक्स में मैराथन क्लासेस, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। सबका लिंक आपको इकोनॉमिक्स क्लास 12 का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स को लेकर डर है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों में से आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, तो आप लोग उन सबको जरूर अच्छा से देख लेना ताकि आप लोगों का इकोनॉमिक्स उतने अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। अब हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। बस आप लोगों को कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो हम पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखो, आप लोगों को एग्जाम में 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा। 30 ऑब्जेक्टिव के बाद आपको 50 नंबर का आपको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस पूछेगा और ये 50 नंबर का आपको क्या पूछेगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो आपको 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ये बेसिकली आपका 3 चीज़ों में डिवाइड होगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होगा वो 2-2 मार्क्स का होगा और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होगा वो आपका 5-5 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले एग्जाम में किस तरीके से आप लोगों का चीज बटा हुआ रहेगा, पहले वो समझ लीजिए। तो देखो, 50 नंबर के लिए आपको 3 सेक्शन मिलेगा। टोटल आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा? तो टोटल आपको 22 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। टोटल कितना क्वेश्चन मिलेगा आपको? 22 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। सबसे पहले आपको सेक्शन ए मिलेगा पढ़ने के लिए। सेक्शन ए में बेसिकली आपको 8 गो क्वेश्चन देगा 1 से लेकर के 8 तक। लेकिन आपको 8 में से 8 नहीं बनाना है, आपको 8 में से 6 क्वेश्चंस को बनाना है और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, यानी कि 12 नंबर आपको सेक्शन ए से मिलेगा। ठीक? और इसका आंसर लगभग आप लोगों को 50 वर्ड्स में, इसका आंसर आप लोगों को लगभग 50 वर्ड्स में देना है। इसके बाद सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में आपको 9 से लेकर के 16 तक, यानी कि इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन 8 में से 8 नहीं बनाना है। यहाँ भी आपको 8 में से 6 बनाना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी टोटल एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी टोटल 18 नंबर आपको जो है वो सेक्शन बी से मिलेगा और इसका आंसर लगभग आप लोगों को 150 वर्ड्स में आंसर देना है। अब देखो, 150 वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको गिन के 150 वर्ड्स ही देना है। 1-2 वर्ड्स अगर इधर-उधर भी हो गया तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, 6 वर्ड्स ऊपर-नीचे हो जाए तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इसके बाद आगे सेक्शन सी देगा। ये सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें हम लोगों को 17 से लेकर के 22 तक, यानी इसमें हम लोगों को टोटल 6 क्वेश्चन देगा, लेकिन 6 में से हम लोगों को इसमें बनाना जो होगा, 6 में से जो हम लोगों को इसमें बनाना होगा, वो हम लोगों को 4 क्वेश्चन बनाना होगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी टोटल 20 नंबर हम लोगों का जो है वो सेक्शन सी से होगा, ठीक है? और इसका आंसर जो है लगभग हम लोगों को 250 वर्ड्स में देना है और जिस-जिस क्वेश्चन में ग्राफ का जरूरत पड़ेगा, जहां-जहां ऐसा होगा कि इस क्वेश्चन में ग्राफ मांगा है, तो उस क्वेश्चन में हम लोगों को ग्राफ से भी उसको सोल्व करना होगा। और ये मॉडल पेपर सोल्व कर लेने के तुरंत बाद हम आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट बुक का करवाएंगे, जो झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड के स्टूडेंट का एक साथ कवर हो जाएगा, ठीक है? आई होप अब आप लोगों को एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया और इसी पैटर्न में आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, हम आप लोगों को अच्छा से समझा पाएँ, इसलिए हम पहले ही क्या किए ना, पूरा जो क्वेश्चन है उसको टाइप करके लेके आ गए हैं ताकि हम लोग को बार-बार क्वेश्चन में जाने का ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये जो हम लोगों का पार्ट ए है, इसमें जो हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन था, ये रहा हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे ये बोला गया था, डिफाइन ए सब स्टैंडर्ड और इंफीरियर गुड्स या इंफीरियर आर्टिकल्स। अब इंफीरियर गुड्स या इंफीरियर आर्टिकल्स या सब स्टैंडर्ड गुड्स क्या होता है? तो जब कभी भी कोई भी पर्सन के पास इनकम कम होता है, उसके पास इनकम कम है, उस कंडीशन पे वो ऐसे गुड्स को खरीदता है जिसका गुड्स का क्वालिटी सही नहीं होता है, गुड्स का क्वालिटी सही नहीं होता है, उसका टेस्ट सही नहीं होता है, मतलब सड़ा-गला सामान होता है, पुराना सामान होता है, कटा-फटा सामान को खरीदता है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ही कम है और उसको उन सामानों को खरीदना है। तो इस समय पे कंज्यूमर जिन गुड्स को कंज्यूम करता है, उसी को इंफीरियर गुड्स या सब स्टैंडर्ड गुड्स बोलते हैं। और जैसे ही किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ने के साथ ही कंज्यूमर इस गुड्स को कंज्यूम करना कम कर देता है, ठीक है? और इन गुड्स को गिफ्टिन गुड्स भी कहा जाता है क्योंकि इन गुड्स के बारे में सबसे पहले गिफ्टिन ने बताया था, ठीक है?
और इस गुड्स में गुड्स का प्राइस और उसके डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे ही इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ता है वैसे ही इसका डिमांड भी बढ़ जाता है। तो देखिए आंसर में भी हम यहाँ पे वही चीज़ को लिखे हैं। आंसर में लिखे हैं the goods for which the demand decreases when the income of the consumer increases are called inferior or substandard goods. They are also known as giffen items या giffen goods. A consumer consumes these goods only because of his limited income. There is a positive relationship between the price and the demand of the commodity. यहाँ गुड्स का प्राइस और उसके कमोडिटी के बीच जो है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे गुड्स का प्राइस बढ़ता है वैसे ही उस गुड्स का डिमांड भी जो है वो बढ़ जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला गया है व्हाई इज एआर इट्स मीन एवरेज रेवेन्यू कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन परफेक्ट कंपटीशन। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो एआर कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों होता है, मतलब एक्स एक्सिस के सीधा क्यों होता है, यानी कि इस तरीके से ये बोल रहा है कि ये हम लोगों का मान लो ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ये 0 होता है, ये x होता है यहाँ पे और ये हम लोगों का यहाँ y होता है। रुक जाओ जी, पता नहीं सिस्टम को क्या हो जाता है बार-बार। इसके बाद यहाँ से जो ये सीधा लकीर होता है ये हम लोगों का होता है AR। तो AR बराबर क्यों होता है x का, यानी उसके सीधा में क्यों होता है? क्योंकि हम सबको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक जो फार्म होता है, एक जो सेलर होता है वो प्राइस टेकर होता है, ठीक है? इंडस्ट्री जो होता है वो प्राइस मेकर होता है। तो इंडस्ट्री के तरफ से जो प्राइस तय होकर के आता है कि भाई तुमको इस सामान को इतना रुपया में बेचना है, तो फार्म उसी प्राइस पे गुड्स को बेचता है। इसीलिए एआर कर्व जो होता है वो एक्स के पैरेलल होता है इस तरीके से। ये हम लोगों का इससे पहले यहाँ पे इंडस्ट्री है, क्या है यहाँ पे इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री प्राइस यहाँ तय किया डिमांड और सप्लाई से। तो यहाँ ये प्राइस तय हुआ डिमांड और सप्लाई, तो यहाँ जो ये प्राइस तय करता है वही प्राइस को जो है वो परफेक्ट कंपटीशन एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए एआर जो है वो एमआर के बराबर होता है, यानी एक्स अक्ष के पैरेलल होता है। देखिए वही यहाँ पे लिखे हैं in a perfect competitive market, a firm is the price receiver and not the price determinator. Due to the large number of sellers here, a seller is not able to make any impact in the market. So the price fixed by the industry is accepted by perfect competitor. This is the reason that in case of perfect competition, the average revenue curve is parallel to x axis. इसका मतलब है कि जो हम लोगों का एआर कर्व होता है वो एमआर कर्व के बराबर होता है। आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोल रहा है कि ऐसे 3 सिचुएशंस को बताइए जिसमें ओलिगोपोली मार्केट जो है वो बिहेव कर सकता है। ऐसे 3 सिचुएशंस को हम लोगों को बताने बोल रहा है जिसमें एक ओलिगोपोली मार्केट बिहेव कर सकता है। तो वो 3 सिचुएशन कौन-कौन है? तो ये 3 सिचुएशन होता है जिसमें ओलिगोपोली मार्केट डील करता है। ये पहला सिचुएशन, आप एक बार इसको पढ़ लेना, हम समझाएँगे ना तो आप और ज़्यादा परेशान होइएगा इस क्वेश्चन में। इसीलिए आप पढ़ लेना, हम तीनों पॉइंट आपको दिखा दे रहे हैं। अगर पढ़ने मन करेगा तो पढ़ना, नहीं पढ़ने मन करेगा तो बिंदास इस क्वेश्चन को छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? तो ये पहला सिचुएशन था जहाँ वो डील करेगा, ये दूसरा सिचुएशन और ये तीसरा सिचुएशन। चॉइस इज़ योर्स, अगर पढ़ने मन है तो बिंदास पढ़ो, नहीं मन है तो छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? आगे आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया कि क्यों ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर में पूछा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन या तो 3 नंबर में पूछेगा या तो 5 नंबर में। इसीलिए हम इसका जो आंसर है वो आप लोगों को ज़्यादा लिख करके लेकर के आए हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो भी लिख देना, फुल नंबर मिल जाएगा। 3 का पूछेगा तो भी लिख देना, 4 का पूछेगा तो भी इस आंसर को लिख देना, जिससे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है? अब देखो, कभी भी आप कोई भी चीज़ बनाओ, आप चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिज़नेस स्टडी पढ़ रहे हो या आपका जो भी सब्जेक्ट है आप पढ़ रहे हो, अगर उसमें कभी भी डिफरेंसेस आपको पूछेगा, तो याद रखना डिफरेंसेस को हमेशा आप एक टेबल में बनाओगे। तो यहाँ भी हम डिफरेंसेस को टेबल में यहाँ पे बनाए हैं और टेबल में कैसे बनाए? सबसे पहला कॉलम में बेसिस लिखा जाता है जिस पे डिफरेंस करेंगे, उसके बाद 2-2 कॉलम होगा, उसमें उन चीज़ों को लिखेंगे जिन दोनों के बीच डिफरेंसेस करना है। तो यहाँ डिफरेंस करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच, तो यहाँ हम लिख दिए। अब इसको डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं मीनिंग। अब ध्यान से समझते हैं हम लोग कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम लोगों का क्या होता है।
तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब पता है ना, छोटा-छोटा यूनिट्स, स्मॉल यूनिट, तो लिखे हैं इन दिस इंडिविजुअल यूनिट्स आर स्टडीड, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसके बारे में स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में। इन दिस इंडिविजुअल यूनिट्स आर स्टडी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन दिस द ओवरऑल इकोनॉमिक्स इज स्टडी। इसमें पूरे पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 2 पे लिखें फील्ड। फील्ड भी लिखो या आप इसको लिख सकते हैं एरिया या स्कोप। सबसे अच्छा इसको लिखना स्कोप। सबसे अच्छा इसको लिखना स्कोप, ठीक है? हम लोगों का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका स्कोप छोटा होता है क्योंकि ये इंडिविजुअल चीज़ों तक ही सीमित है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एरिया होता है वो नैरो होता है, लिमिटेड होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एरिया होता है वो वाइड होता है। क्या होता है? वाइड होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे थ्योरी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम लोगों का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेस्ड है प्राइस थ्योरी पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड है? प्राइस थ्योरी पे। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पे बेस्ड है। इसको जरूर याद रखना, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी पे बेस्ड है और मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है? इसके बाद आगे आते हैं हम लोग आगे आते हैं हम लोग इसमें बिहेवियर कि किन चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों का इंडिविजुअल बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी एक पर्सन का इनकम, डिमांड वगैरह, और जबकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं सोशल एंड वाइड या पूरे नेशनल के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन-किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है एक कंज्यूमर के बारे में, एक फार्म के बारे में, एक प्रोड्यूसर के बारे में, एक मार्केट के बारे में, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं नेशनल इनकम के बारे में, नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, नेशनल सेविंग्स के बारे में, नेशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में, एग्रीगेट डिमांड के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, एटसेट्रा। इन चीज़ों के बारे में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है? चलो, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छा से इसको ज़रूर करोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को मीनिंग पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइन द टर्म ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। हमको पूछ रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब इन सब का मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, अगर मीनिंग पूछ रहा है तो हम लोग भी इसका मीनिंग लिखेंगे। अगर एवरेज कॉस्ट और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो द चेंज इन द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट्स के प्रोडक्शन करने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट्स को प्रोडक्ट करने से जो टोटल प्रोडक्ट में या जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज कॉल्ड द चेंज इन टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। इसके बाद यहाँ देखिए लिखे हैं एवरेज कॉस्ट यानी कि एसी। तो द कॉस्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एवरेज कॉस्ट। यानी जो हम लोगों का टोटल कॉस्ट होगा, जो हम लोगों का क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा, जब हम उन लोग को डिवाइड कर देंगे पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से तो हम लोगों का निकल करके आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। याद रखना एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट। हम जितने भी गुड्स को बना रहे हैं उन गुड्स का जो पर यूनिट कॉस्ट होता है वही एवरेज कॉस्ट होता है। यहाँ लिख रहे हैं द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एवरेज कॉस्ट, यानी पर यूनिट कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट बोला जाता है। और बस नीचे एवरेज कॉस्ट का यहाँ फॉर्मूला लिख दिए। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हम लोगों को व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर क्या होता है। बोल रहा है एसएलआर क्या होता है। हम आप लोगों को अगर याद होगा सेंट्रल बैंक वाला जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें हम आप लोगों को एसएलआर के बारे में बताए थे। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सभी लोगों को गवर्नमेंट यानी कि जो आरबीआई होता है वो बोलता है हर बैंक को कि इतना रुपया तक आप लोगों को अपने पास सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश या अपने पास इतना आप लोगों के पास जो पैसा है उसका इतना आपको लिक्विड एसेट के रूप में अपने पास रखना है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बोला गया है एवरी बैंक इज लीगली रिक्वायर्ड टू होल्ड ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और लिक्विड एसेट। सभी बैंकों को ये बोला जाता है
कि आपके पास जितना भी एसेट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज या तो आप कैश के रूप में अपने पास रखोगे या लिक्विड एसेट के रूप में अपने पास रखोगे, उसी को बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर कभी भी किसी भी सेंट्रल बैंक को इन द रेशियो इज reduced by the central bank when credit is expand and दिस रेशियो इज इंक्रीज्ड व्हेन द क्रेडिट इज कंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब है अगर आरबीआई ये चाहेगा कि भाई जो मनी कंट्रोल को जो है वो एक्सपेंड किया जाए तो इसको कम कर दिया जाएगा, और आरबीआई को लगता है कि नहीं, मनी एक्सपेंड को जो है वो कम किया जाएगा, मनी कंट्रोल को कम करना है तो इसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को बोल रहा है द कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन विच वेरिएबल्स, यानी जो कंजम्पशन फंक्शन जो होता है वो किनके बीच रिलेशन बताता है। तो सिंपल बात है, कंजम्पशन फंक्शन जो है वो रिलेशन बताता है इनकम और कंजम्पशन के बीच। इसके बीच रिलेशन बताता है, इनकम और कंजम्पशन के बीच रिलेशन को बताता है। हम कितना पैसा कमाए, मेरा कितना इनकम हुआ, और ये जो मेरा इनकम आया है, मेरा इनकम और हम कितने गुड्स को कंज्यूम किए, इसके बीच जो रिलेशन बताएगा हमको, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका कंजम्पशन फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, यहाँ मीनिंग पढ़ना, मीनिंग पढ़ के हम वही लिखे हैं। यहाँ देखो इसका फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, C इज इक्वल टू स्मॉल y ब्रैकेट में f। अब आप बोलोगे कि इसका C इज इक्वल टू f ब्रैकेट में y, अब इसका मतलब क्या है? तो देखो C का मतलब होता है कंजम्पशन, एफ वाई का मतलब होता है इनकम, और एफ का मतलब होता है फंक्शन। यानी बेसिकली ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये मेरा इनकम और मेरे कंजम्पशन के बीच रिलेशन को बताता है। किसके बीच? रिलेशन को बताता है। क्लियर है? चलो आगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का किस चीज के लिए? जो हम लोगों का सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है उसके लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेड बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस। हमको दो चीजों के बीच डिफरेंस बताना है, ट्रेड बैलेंस क्या होता है और करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है। तो पहले ट्रेड बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस का मतलब समझ लो। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में एक साल के अंदर इंडिया से कौन कौन से गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ और कौन कौन से गुड्स का इंपोर्ट्स हुआ, कौन कौन सा विजिबल गुड्स था जिसको इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया, और कौन कौन सा विजिबल गुड्स था जिसको दूसरे देशों से हमारे देश में इंपोर्ट किया गया। तो ये जो गुड्स होता है, कितना इंपोर्ट हुआ कितना एक्सपोर्ट हुआ, इसी को बोला जाता है ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक। दूसरी ओर जो करंट अकाउंट है, इसका मतलब होता है कि एक साल के दौरान हमारा जो इंडिया है, हमारा जो देश है, वो दूसरे देशों के साथ कितना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किया, यानी हम लोग जो है वो किन किन देशों को पैसा पेमेंट किए और किन किन देशों से हमारे यहाँ पैसा आया है। ठीक है, विजिबल या नॉन विजिबल, इसको बोला जाता है आपका करंट अकाउंट। इन लेन देनों को जिस अकाउंट्स में दिखाते हैं वो होता है करंट अकाउंट। पैसों से रिलेटेड लेन देन, क्या पेमेंट हुआ, क्या रिसिप्ट हुआ, क्या इनकम हुआ, क्या पेमेंट हुआ, क्या पैसा आया, क्या पैसा गया, विजिबल है इनविजिबल है, इन सबको हम लोग दिखाते हैं करंट अकाउंट में। ठीक। और जो सिर्फ सामान होगा, कितना सामान आया कितना सामान गया, इसको दिखाते हैं हम लोग ट्रेड बैलेंस में या बैलेंस ऑफ ट्रेड में। अब देखिए यहाँ भी सेम वही लिखे हैं। अंतर करना है तो सबसे पहले बेसिस लिखे, ट्रेड बैलेंस लिखे और यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट लिखे। अब देखो सबसे पहले लिखे यहाँ पे मीनिंग कि ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है। इट इज ए लिस्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स दैट ए कंट्री डज इन ए ईयर, यानी एक साल में एक देश जितने गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है उसको जिस जगह पे दिखाते हैं वही होता है ट्रेड बैलेंस। ये बताता है कि इतना इंपोर्ट हुआ इतना एक्सपोर्ट हुआ, व्यापार हुआ, सामान आया सामान गया। ठीक। जबकि करंट अकाउंट क्या बताता है? It is a account in which the imports, exports and unilateral payments of goods and services are recorded। जो पैसों से रिलेटेड लेन देन है, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन है, मतलब वन वे ट्रांजेक्शन है, इन सबको दिखाते हैं। इसके बाद लिखे हैं फील्ड। आप हम बोले थे ना, या तो फील्ड लिखो या इसको सबसे अच्छा लिखना स्कोप। ठीक है, तो देखो ट्रेड बैलेंस लिमिटेड स्कोप है क्योंकि उसमें सिर्फ विजिबल चीजों को दिखाते हैं, तो इसीलिए ट्रेड बैलेंस का स्कोप नैरो है। जबकि करंट अकाउंट का जो स्कोप है वो क्या होता है? वाइडर होता है, बड़ा होता है। ठीक। इसके बाद इकोनॉमिक इंडिकेटर, यानी इकोनॉमिक कितना ज्यादा ग्रो है, तो याद रखना ट्रेड बैलेंस इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं होता है, ट्रेड बैलेंस इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं होता है, जबकि करंट अकाउंट जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। कंडीशन याद रखना, ट्रेड बैलेंस जो है वो फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों होगा। ट्रेड बैलेंस फेवरेबल कब होगा?
जब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा किए, इम्पोर्ट कम किए, तो फेवरेबल होगा। ट्रेड बैलेंस अनफेवरेबल कब होगा? जब हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा किए, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ही कम किए हैं, तो ये अनफेवरेबल होगा। तो ट्रेड बैलेंस दोनों हो सकता है हम लोगों के लिए, फेवरेबल और अनफेवरेबल। जबकि जो करंट अकाउंट होता है, वो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ये हमेशा फेवरेबल होता है, यानी ये हमेशा बैलेंस्ड होता है। ठीक है? इसको डेबिट, क्रेडिट हमेशा बैलेंस करके रखा जाता है। ठीक है? आया समझ में? आगे। तो ये हम लोगों का सेक्शन ए हो गया खत्म, 8 गो क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में, तो ये हम लोगों का सेक्शन बी है। अब देखो सेक्शन बी का क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन इक्विलिब्रियम इन व्हिच केस द मार्केट मार्क इन व्हिच केस इज द मार्केट सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी इक्विलिब्रियम क्या है और कौन सा वो कंडीशन होता है जिसमें एक मार्केट को ये बोला जाएगा कि ये मार्केट इक्विलिब्रियम में है। तो देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पता है? संतुष्ट होना। यानी कोई भी मार्केट इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है, यानी उसका जितना सप्लाई है, उतना के बराबर मार्केट में डिमांड हो जाए। यानी मार्केट में जितना डिमांड है, उतने के बराबर ये सप्लाई कर दे रहा है। यानी ये जितना सामान बना रहा है, जितना सप्लाई कर रहा है, उतने के बराबर मार्केट में डिमांड है। तो उसी को बोला जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है? मार्केट इक्विलिब्रियम बोल लो या इसी को आप बोल सकते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम, एक ही चीज़ है ये, या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एक ही चीज़ है। कोई भी मार्केट इक्विलिब्रियम में तब होगा या कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अगर हम कोई सामान को बनाए हैं और सामान को बना करके बेचे और उस सामान को बेचने से अगर हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिला, जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उतना ज़्यादा इक्विलिब्रियम में हम क्या होंगे? हो जाएँगे। और इसको इस बार क्या किया है ना, आप लोगों को मॉडल पेपर में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चन आप लोगों को इस बार दिया हुआ है करने के लिए। लगभग 3 क्वेश्चन आपको इक्विलिब्रियम के ऊपर दिया हुआ है। ठीक? चलो करते हैं हम लोग। तो बोला गया है मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर टू ए सिचुएशन वेयर ए फार्म और प्रोड्यूसर नीदर इंक्रीज और डिक्रीज इट्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम ऐसा सिचुएशन होता है जहां प्रोड्यूसर या जो सेलर होता है या जो फार्म होता है वो अपने प्रोडक्शन को ना तो घटाता है ना तो बढ़ाता है। इन अदर वर्ड्स द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, जहां उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहां वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। द पॉइंट एट which a farm attain maximum profit is called the point of equilibrium is that when the total supply of the market is equal to the total demand of the market, then in such a situation the market is considered to be equilibrium। तब उस कंडीशन पे उस मार्केट को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक मार्केट को इक्विलिब्रियम में कब मानेंगे? तो ये वो 3 कंडीशन है जिसमें एक मार्केट को हम लोग इक्विलिब्रियम में मान सकते हैं। हम 3 कंडीशन इसलिए यहाँ लिखे हैं क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए हम यहाँ सिर्फ 3 पॉइंट को बता रहे हैं। ये वो 3 कंडीशन है जिसमें एक मार्केट इक्विलिब्रियम में आएगा। सबसे पहला सबसे पहला कंडीशन नो चेंज इन द प्रोडक्शन लेवल, यानी अपने प्रोडक्शन पे वो कोई चेंजेस नहीं करेगा। पहले जितना प्रोडक्शन करता था आज भी वो उतना ही प्रोडक्शन करेगा। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए वो जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता था, जितना लेबर लगाता था, जितना कैपिटल लगाता था, जितना लैंड लगाता था, मशीनरी लगाता था, आज भी उतना से ही वो प्रोडक्शन कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड और सप्लाई क्या होगा? बराबर होगा, वहां वो मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और हम आप लोगों को ये चैप्टर प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छा से पढ़ाए थे। गोस्सेन ने 2 नियमों के बारे में बताया था, एच गोस्सेन ने। उनका पहला नियम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और उनका दूसरा नियम था लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। ये 2 लॉ है गोस्सेन का। तो ये जो पहला लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब होता है कि हम लोग कभी भी जब किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो हमको उससे किसी यूटिलिटी मिलता है। हर गुड्स को कंज्यूम करने से एक यूटिलिटी मिलता है। जैसे-जैसे हम लोग गुड्स के क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाला यूटिलिटी घटता जाता है। एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां गुड्स का क्वांटिटी और उससे मिलने वाला यूटिलिटी दोनों बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हो गया। लेकिन अगर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हो गया, फिर भी अगर कंज्यूमर उस गुड्स के क्वांटिटी को बढ़ाते जाता है, कंज्यूमर्स और गुड्स का कंज्यूम कंजम्पशन करते जाता है,
तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। इसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं और यही गोसेन का पहला नियम होता है। और चूंकि ये नियम सभी चीजों पे लागू होता है, इसलिए इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ फंडामेंटल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, आया समझ में? याद रखना, एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड्स को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी भले ही बढ़ते जाएगा, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटते जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो ग्राफ से भी आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए आंसर में वही लिखे हैं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी depreciation is also known as Gaussian's first law. According to this rule, when a additional unit of a commodity is consumed, the marginal utility from its decreases. जैसे जैसे गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाएगा। आफ्टर ए सिचुएशन इज रीच्ड, एक समय आने के बाद, द यूनिट ऑफ कंजम्पशन एंड द यूटिलिटी derived फ्रॉम इट become zero, where the consumer at a point of perfect equilibrium. Consumers एक पॉइंट पे पूरा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बट इफ द कंजम्पशन ऑफ द यूनिट ऑफ कंज्यूमर गुड्स कंटिन्यूज टू इंक्रीजेज इवन आफ्टर दिस, देन द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम इट्स बिकम्स नेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव। और अगर कंज्यूमर गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाता जाएगा तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मार्जिनल डेप्रिसिएशन, और इसी को लॉ ऑफ मार्जिनल डेप्रिसिएशन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फंडामेंटल लॉ या गोसेन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। इतना सारा चीज बता दिए ना। ठीक है, चलो अब देखिए इसी चीज को हम लोग एक टेबल लिए हैं और ये टेबल हम वही टेबल लिए हैं जो हम आप लोगों को पढ़ाते समय बताते थे। यहाँ लिखे हैं यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स और यहाँ उसका मार्जिनल यूटिलिटी। देखो गौर ये करना, जैसे जैसे गुड्स का क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, वैसे वैसे गुड्स का मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है 40 30 20 10 0 -10 -20। ये देखो ये जो सिचुएशन होता है ना, यहाँ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में है। ये देखो यहाँ गुड्स का यूनिट कितना है 5 और उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी 0। यहाँ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में है, लेकिन फिर भी अगर कंज्यूमर नहीं रुका, गुड्स के क्वांटिटी को बढ़ाते गया, तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी पॉजिटिव से नेगेटिव होता जाता है। आया मेरा बात समझ में? ठीक है, अब देखिए इसी चीज को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्राफ में समझे हैं। यह देखो, ठीक है, यह देखो हम लोगों का ग्राफ है। ठीक है, और ये ग्राफ इजी ग्राफ है। ग्राफ मांगे चाहे ना मांगे, अगर आप बनाते हो ना तो फुल में फुल नंबर मिलता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर लेना साथ साथ, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में रिलेशन। ये लग रहा है हमको इस साल ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिर देखो उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज मींट बाय मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आता है और वो इक्विलिब्रियम में जब आता है तो उसका ग्राफ बताओ। तो भाई मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आता है ये तो हम आप लोगों को बता दिए। कोई भी मार्केट इक्विलिब्रियम में तब आता है जब मार्केट का डिमांड और मार्केट का सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। यानी जिस जगह पे मार्केट का डिमांड और मार्केट का सप्लाई एक दूसरे के बराबर होता है, वहीं पे मार्केट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे हम दोबारा से लिखे हैं, आप पढ़ लेना, पढ़ते समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना कि सेलर या प्रोड्यूसर जितना रुपया में सामान को बेच रहा है, उतना ही रुपया में अगर बायर परचेजर भी उस सामान को खरीद ले, तो वहां फार्म इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो वहां फार्म इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक, अब बोल रहा है कि इसको ड्राइंग में दिखाओ। तो देखो ड्राइंग एकदम वेरी सिंपल है, इस तरीके से बनेगा। ये हो गया 0 हो गया, ये हो गया x हो गया, और ये हम लोगों का हो गया y। ठीक है, ये हम लोगों का डिमांड कर्व है जो ऊपर से नीचे आएगा, और ये सप्लाई कर्व है जो नीचे से ऊपर जाएगा। ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व, और यहाँ दोनों एक दूसरे को काटा है। तो यहाँ जो दोनों एक दूसरे को काटा है, यहाँ जो फार्म है, जो मार्केट है, वो इक्विलिब्रियम में होगा, यहाँ पे होगा। आया समझ में? बस यही आपको ग्राफ बना करके दिखाना है। डिमांड और सप्लाई बराबर है, प्रोड्यूसर फार्म या मार्केट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आप लोगों को ये पढ़ाते समय बहुत अच्छा से समझाए थे और बोले थे कि इसको अच्छा से करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन दे दिया। देखो क्या बोल रहा है, डिफाइन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। बोल रहा है हमको कि जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, और ये जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से किस तरीके से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक साल के अंदर किसी भी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उस गुड्स एंड सर्विसेज का जो अंतिम मूल्य होता है उसी को हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी इंडिया में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उस गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, उसका जो फिनिश्ड गुड्स है, याद रखना फिनिश्ड गुड्स का जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका जो प्राइस होगा, उन सबको जब जोड़ देंगे तो मेरा जीडीपी निकल करके आ जाएगा। और याद रखना जीडीपी कैलकुलेट करते समय कभी भी इंटरमीडिएटरी गुड्स का अमाउंट को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है? और जीडीपी जो है बस यही बताता है कि उस देश में एक साल के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ और उसका कितना प्राइस था, ठीक है? और जीडीपी किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताता है, लेकिन उसका सही आकलन वो नहीं होता है। लेकिन जी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा ज़रिया यही होता है जीडीपी यानी कि प्रोडक्ट मेथड। देखो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग अभी लिखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन सिंपल वर्ड्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर विदिन ए डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री आर या मार्केट डिफरेंट, यानी एक देश के अंदर में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसका जो फाइनल गुड्स का जो प्राइस होगा, जो मॉनेटरी वैल्यू होगा, वही मेरा जीडीपी कहलाएगा। द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। It is the total value of goods and services produced in a country during a given period. Most important, it is used as an indicator of the size and health of the country's economy. ये बताता है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना ज़्यादा हुआ है और उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। ए कंट्रीज जीडीपी इंक्लूड्स प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन। इन it simply indicate the final value of goods and services sold for money. Intermediary goods are not included in this. इसमें intermediary goods को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, ठीक है? अब फॉर्मूला, तो जीडीपी इज इक्वल टू मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। एक साल में किसी देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ, उसका मॉनेटरी वैल्यू को ही हम लोग जीडीपी बोलते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, कि भाई ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है। तो ये हम 3 रिलेशन बताएं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 रिलेशन बताएं। पहला रिलेशन, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी जब निकालते हैं तो जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि जब हम लोग जीएनपी निकालेंगे तो जीएनपी से पहले हमको जीडीपी का भी जरूरत पड़ने वाला है। तो ये हम मेरा पहला रिलेशन है। दूसरा, while calculating both the final value of goods and services produced of a country is included, और इन दोनों में ही हम लोग जीडीपी निकाल रहे हैं या जीएनपी निकाल रहे हैं, तो इसमें कंट्री के अंदर में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसका मॉनेटरी वैल्यू हम लोगों को लेना पड़ेगा। तीसरा रिलेशन है बोथ डू नॉट इंक्लूड द प्राइस ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखना इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड सर्विसेज को कभी भी दोनों में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक? तो ये 3 रिलेशन हम लोगों का हो गया। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, ड्रॉ ए डायग्राम। अब देखो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, एक डायग्राम के थ्रू बताओ। तो हम बताए थे ना इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या है, वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो गया वहीं पे प्राइस इक्विलिब्रियम होगा। इसको या तो प्राइस इक्विलिब्रियम बोलो या मार्केट प्राइस बोलो। भाई कोई भी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस वहीं तय होता है जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है? तो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। और इस नियम के बारे में मार्शल ने बताया था, और मार्शल ने कैंची का एग्जांपल दिया था कि मान लो ये कैंची है, कैंची में कोई पेपर को काट रहे, तो कैंची में कोई पेपर तब कटेगा मेरा जब डिमांड और सप्लाई, ऊपर वाला डिमांड नीचे वाला सप्लाई एक दूसरे को काटे, मिले। तो प्राइस वहां तय होगा जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है?
वही थ्योरी यहाँ लिखे हैं, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना, जिस जगह पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होता है, वहीं पे प्राइस इक्विलिब्रियम यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है? अब देखो फॉर्मूला भी यही लिखे, इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक? अब देखो यही चीज को यहाँ पे टेबल के थ्रू एक टेबल के समझा रहे हैं। यहाँ मान लो किसी गुड्स का प्राइस लिखे, यहाँ पर यूनिट्स लिखे, यानी उस प्राइस पे कितना यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ लिखे हैं डिमांड और यहाँ सिचुएशन। अभी इस पॉइंट को फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे छोड़ दो। इस पॉइंट को फिलहाल अभी क्या करो, यहाँ से छोड़ दो। इसको अभी नहीं समझना। देखो, जैसे-जैसे गुड्स का पहला कॉलम देखो, जैसे-जैसे गुड्स का प्राइस घट रहा है, वैसे-वैसे देखो सप्लाई भी घट रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इन 2 सिचुएशन को देखना, यहाँ देखो। इन 2 सिचुएशन को देखना यहाँ। यहाँ, देखो, यहाँ क्या हो रहा है? गुड्स का प्राइस बताइए, यहाँ पे कितना है गुड्स का सप्लाई? जब गुड्स का प्राइस ₹10 था, तो सप्लाई हो रहा है 100 यूनिट, लेकिन खरीदने वाला बोल रहा है कि 20 यूनिट खरीदेंगे। यहाँ भी प्राइस तय नहीं हुआ। फिर जब गुड्स का प्राइस ₹8 हो गया, तो सप्लाई करने वाला बोल रहा है कि हम 80 यूनिट बेचेंगे, लेकिन खरीदने वाला बोल रहा है कि 40 यूनिट खरीदेंगे। यहाँ भी प्राइस तय नहीं हुआ। तो यहाँ इन दोनों ही सिचुएशन पे देखो क्या हुआ है। यहाँ देखो सप्लाई कितना हुआ, ₹100 और ₹80। तो सप्लाई हो गया हम लोगों का ₹180, जबकि डिमांड कितना है, ₹20 प्लस ₹40, यानी डिमांड है हम लोगों का 60। अब बताओ, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम, तो जब कभी भी सप्लाई ज्यादा होगा और डिमांड कम होगा, तो उसको एक्सेस सप्लाई बोला जाता है। तो यही देखो एक्सेस सप्लाई हम यहाँ पे लिखे हैं, देखो यहाँ, ये होता है एक्सेस सप्लाई। ठीक? अब देखो प्राइस, गुड्स का प्राइस देखो कहाँ तय हुआ है, गुड्स का प्राइस यहाँ तय हुआ है। गुड्स का देखो यहाँ पे प्राइस कितना हो गया, ₹6 हुआ, और देखो उसका सप्लाई भी कितना है, 60 यूनिट है, और देखो उसका डिमांड भी कितना है, 60। तो बताओ यहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है ना? देखो ना, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, हमको थोड़ा मिटा लेने दो इस सबको। देखो यहाँ, यहाँ डिमांड भी, सप्लाई भी ₹60 है और डिमांड भी ₹60 है, दोनों बराबर हुआ, तो बस यहीं पे गुड्स का प्राइस तय हो गया और यही इक्विलिब्रियम पे है। नीचे वाला सिचुएशन में सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ये एक्सेस डिमांड मेरा कहलाता है, ठीक है? और प्राइस इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? तो प्राइस इक्विलिब्रियम वहाँ होगा, जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या हो? डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। क्लियर है? ठीक है? अब देखो इसी चीज़ को हम लोग डायग्राम के थ्रू यहाँ पे कर दिए हैं, ये रहा वो पॉइंट। यहाँ देखो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटा, यहाँ पे प्राइस तय हो गया। ऊपर वाला सिचुएशन में देखो यहाँ सप्लाई ज़्यादा है, तो ये एक्सेस सप्लाई हो गया यहाँ पे, और नीचे वाला सिचुएशन में डिमांड ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो गया, और ये जो बीच वाला पॉइंट है, वहाँ फार्म जो है वो इक्विलिब्रियम में हो गया। बस यही ड्राइंग तो हम लोगों को करने बोला था, ठीक है? इतना कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप क्या करना, ड्राइंग बनाने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड मत फँसना। खींच देना इस तरह से, ये डिमांड, ये सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन खत्म। ये मेरा फॉर्मेट, ये मेरा ग्राफ बन गया, खत्म कहानी। ठीक है? इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट आते हैं, डिफाइन मार्केट, राइट डाउन द एनी 4 एलिमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ डिफरेंट मार्केट आर डिफाइंड। बोला गया है कि मार्केट क्या होता है, मार्केट क्या होता है, पहले मार्केट का मीनिंग बताओ, और ऐसे 4 पॉइंट्स को बताओ जो मार्केट में होना जरूरी है। यानी कि बोल रहा है कि ये 4 पॉइंट का मतलब है कि मार्केट का आपको ये फीचर्स पूछ रहा है। अब देखो मार्केट क्या होता है, ठीक है, और मार्केट का फीचर्स, यानी आप किसी भी चीज़ को मार्केट कब बोलोगे, जब उसमें ये 4 चीज़ पाया जाएगा, तब आप उसको मार्केट बोलोगे, ठीक है? तो देखो मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ बायर और सेलर आपस में मिलता है और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज एंड सेल करता है। जहाँ बहुत तरीके का गुड्स होता है, उस गुड्स को अलग-अलग सामानों पे खरीदा और बेचा जाता है, इसी को बोला जाता है मेरा मार्केट। और आज के समय में डिजिटल मार्केट भी खूब चलता है, जहाँ टेलीफ़ोन के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक? तो यहाँ पे पहले मार्केट का वही मीनिंग लिखें, अभी जो हम समझाए हैं, वही मार्केट का मीनिंग है पढ़ना, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ देखो, ये मार्केट का क्या है हम लोगों का, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केट, यानी ये चीज़ होना चाहिए, तब हम लोग उसको मार्केट बोलेंगे। तो याद रखना, मार्केट के लिए सबसे पहला एक सेक्टर, एक क्षेत्र होना ज़रूरी है। एरिया नहीं बोल रहे हैं, सेक्टर, मार्केट के लिए एक सेक्टर होना ज़रूरी है, एक क्षेत्र होना मार्केट के लिए ज़रूरी है। दूसरा जो होता है, वो मेरा मार्केट के लिए ज़रूरी है बायर एंड सेलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी भी चीज़ को मार्केट तभी बोलेंगे जब उसमें बायर और सेलर हो।
तीसरा, एक गुड्स का कमोडिटी होना चाहिए, यानी उसमें एक गुड्स होना चाहिए। भाई मार्केट में सामानों को ना बेचेंगे, एक सेक्टर होना चाहिए, बायर एंड सेलर होना चाहिए, कमोडिटी यानी कि गुड्स होना चाहिए और सबसे लास्ट में वन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और गुड्स का एक कीमत होना चाहिए, एक प्राइस होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे। आया समझ में? ठीक है, चलो। आगे, राइट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स? ये बोल रहा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का क्या फीचर है। अच्छा, पता है ना, इकोनॉमिक को 3 सेक्टर में बांटा गया है। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। और इंडियन इकोनॉमिक्स जो है, यानी हमारे देश का, भारत का जो इकोनॉमी है, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। यहाँ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमिक पाया जाता है। अब ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है, ये क्या होता है? देखो सिंपल समझा दे रहे हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स ना ऐसे इकोनॉमिक्स होता है जहां कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होता है। एक अकेला आदमी पूरे इकोनॉमिक को चलाता है, प्रोडक्शन करना है, सप्लाई करना है, कितना प्राइस रखना है, प्राइस तो नहीं, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, कितना करेंगे, सप्लाई कितना करेंगे, कहाँ करेंगे, किस तरीके से चलाएंगे चीजों को, सारा डिसीजन उसके पास होता है। उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करता है उनके डिसीजंस पे। तो उसी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी बेसिकली ये एक आदमी का इकोनॉमी है और ये आदमी अपने से इन इकोनॉमिक्स को चलाता है। आया समझ में? अब इसका क्या-क्या फीचर होगा? तो सबसे पहला फीचर है इसका पर्सनल प्रॉपर्टी, अपना खुद का प्रॉपर्टी लगा सकता है, अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, सारा डिसीजन ये खुद लेता है। नो इंटरफेयर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। फ्री ट्रेड, बिज़नेस का व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। हाई कॉम्पिटिशन, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में सेलर होते हैं। प्राइस कंट्रोल कर सकता है, इंडिविजुअल ओनरशिप होता है, फ्रीडम टू मेक डिसीजन, सारा डिसीजन अपने लेता है, फ्री है, नो फुल कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन लेवल और साथ ही साथ फुल कंट्रोल ओवर फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब होता है सप्लाई। इसका प्रोडक्शन में भी कंट्रोल रहेगा और प्रोडक्शन के साथ-साथ इसका सप्लाई में भी कंट्रोल होता है। आया समझ में? ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 15 हो गया, अब आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है हम लोगों को डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो, यानी हम लोग को डिफरेंस बताना है किसका? एक्चुअल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो का, और वो भी किसमें? डायग्राम का हेल्प से। तो हम यहाँ पे जो डिफरेंस बताए हैं ना, उस डिफरेंस को हम क्या किए हैं? डायग्राम में तो बताए ही बताएं, साथ ही साथ हम उसको नीचे पॉइंट्स में भी बता दिए। तो अगर आप ऐसे पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। ओ बाप रे! गलती से जो ड्राइंग्स है, जो पिक्चर है, वो पिक्चर तो गलती से हम हिंदी वाला ही छोड़ दिए। अच्छा ठीक है, हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखो, गलती से छूट गया जी। देखो, यहाँ लिखे हम लोग बेसिस, यहाँ लिखे एक्चुअल फ्लो, यहाँ लिखे मॉनेटरी फ्लो। अब ध्यान से समझना, एक्चुअल फ्लो का मतलब क्या होता है? एक्चुअल फ्लो का मतलब होता है कि हम लोग जो हाउसहोल्ड है, यानी जो परिवार है, और जो इंडस्ट्री है, यानी जो फार्म है, हम लोग काम किए, अपना काम किए, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हम लोग। लेकिन बदले में वहाँ से हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ से हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज़ ही मिला। ठीक है? काम किए, अपना सर्विस दिया और वहाँ से भी गुड्स एंड सर्विसेज़ मिला, तो ये होता है एक्चुअल फ्लो। और मॉनेटरी फ्लो का मतलब होता है कि हम लोग काम किए और काम के बदले पैसा मिला। काम किए, हम लोग क्या है? हाउसहोल्ड है, हम लोग काम किए फार्म में या इंडस्ट्री में और बदले में हम लोगों को क्या मिला? पैसा मिला। आया समझ में? ठीक है? और गौर ये करना कि ये जो हम लोगों का ये होता है, ये जो हम लोगों का एक्चुअल फ्लो होता है, वो फार्म या प्रोड्यूसर से या इंडस्ट्री से हाउसहोल्ड की तरफ, फैमिली की तरफ आता है। और ये जो होता है हम लोगों का मॉनेटरी फ्लो, ये फैमिली से जाता है उधर। ठीक है? इसको याद रखना। बस इसके बाद देखो, यहाँ पे मीनिंग लिखे हैं, मीनिंग क्या है? तो बोला जा रहा है द एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू द फार्म इज कॉल्ड द एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फार्म टू द हाउसहोल्ड। ठीक है? इसके बाद मॉनेटरी फ्लो का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी पेमेंट्स फ्रॉम द फार्म to household in lieu of instrument service and from household to farm of goods। रुको, रुको, इसको हमको समझाने दो। देखिए क्या बोल रहा है? द एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू द फार्म इज कॉल्ड एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फार्म टू हाउसहोल्ड। ठीक है? यहाँ क्या लिख रहे हैं? मॉनेटरी पेमेंट्स फ्रॉम द फार्म टू हाउसहोल्ड इन लिeu ऑफ इंस्ट्रूमेंट सर्विसेज and
फॉर्म हाउसहोल्ड टू फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड मॉनेटरी फ्लो। ठीक है, थोड़ा इसको एक बार पढ़ना ना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो क्या है, डायरेक्शन, कौन किधर से चलता है। तो जो हम लोगों का हाउसहोल्ड, जो हम लोगों का एक्चुअल फ्लो होता है वो चलता है फार्म से फैमिली की तरफ, और जो हम लोगों का मॉनेटरी फ्लो होता है वो चलता है फैमिली से फार्म की तरफ। इसके बाद एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स होता है, तो एक्चुअल फ्लो में होता है गुड्स, सर्विस या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर, लैंड, कैपिटल, और जबकि मॉनेटरी फ्लो में पैसों का फ्लो होता है। रिलेटेड, हम लोगों का जो एक्चुअल फ्लो होता है वो रिलेटेड होता है प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से, जबकि मॉनेटरी फ्लो जो है वो रिलेटेड होता है हम लोगों का वेल्थ से। ठीक है, तो ये हम लोगों का खत्म हो गया, ग्रुप बी भी हम लोगों का खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग ग्रुप सी में। अब ध्यान से सुनना, ये जो हम लोगों का ग्रुप सी है इसमें 5-5 नंबर का हम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम में 6 क्वेश्चन देगा जिसमें से हमको 4 क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है। अब देखो, और इसका जो वर्ड्स लिमिट होगा वो 250 होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लिखना, जहां पे ग्राफ बनाना होगा ग्राफ लिखना। अब देखो, आपको बस चीजों को समझ के अपने हिसाब से लिखना है। अगर आप अपने हिसाब से भी इकोनॉमिक्स में लिख दिए ना तो भी आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे, लॉन्ग वाला। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेफरेंस कर्व, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस कर्व। अब हम बता दे रहे हैं, इस प्रेफरेंस कर्व को ही बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। प्रेफरेंस कर्व का मतलब क्या है, प्रेफरेंस कर्व का मतलब है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, याद है इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली एक ऐसा कर्व होता है जो अगर किसी भी कंज्यूमर्स के पास अगर इनकम है और वो दो तरीके का गुड्स को कंज्यूम करता है जिससे उसको बराबर यूटिलिटी मिलता है, तो जैसे जैसे एक गुड्स के क्वांटिटी को बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे दूसरे गुड्स का मिलने वाला जो दूसरा गुड्स का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा। इसे ही जिस ग्राफ से दिखाते हैं उसी को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, या उसी को हम लोग प्रेफरेंशियल कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही लिख रहा है, लिखा गया है प्रेफरेंस कर्व आल्सो नोन एज न्यूट्रल, इस बोलो प्रेफरेंस कर्व इज आल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व। लिखना क्या लिखना है, इसको आईसी लिख दे रहे हैं। हाँ, इंडिफरेंस कर्व इसको बोला जाता है, कौन सा कर्व, आईसी। ठीक है, और इसको हटाओ, आईसी कर्व इसको बोला जाता है। दिस कर्व शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर्स। दिस कर्व शो द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर। जब कंज्यूमर दो तरीके के गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, उन दो गुड्स को कंज्यूम करने से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो कितना सेटिस्फाई है, इसी को हम लोग जिस कर्व से दिखाते हैं वही इंडिफरेंस कर्व होता है या प्रेफरेंशियल कर्व होता है। बोला गया ईच पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस कर्व और इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स and each point in the curve is not preferred over any other point of the curve। ठीक, यहां देखो पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखे, सिंपल वर्ड्स में लिखे, when a consumer consumes two types of goods on his limited income he gets equal satisfaction, so as the unit of consumption of one goods increases the unit of consumption of another goods decreases, and the curve with the help of which it is represented is called the indifference curve। जिस कर्व से इस चीज को दिखाया जाता है उसी को हम लोग इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। क्लियर है मेरा बात। अब देखो इंडिफरेंस कर्व को देखो, यही चीज है, यही वो चीज है जो हम आप लोगों को पढ़ाते समय हम जिस टेबल, जिस एग्जांपल, जिस फॉर्मेट का यूज किए थे वही चीज हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। देखो, एक कंज्यूमर है, यहाँ गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, ये कोइंसिडेंस है, ये गुड्स दो गुड्स का कंज्यूम कर रहा है। जैसे सपोज कर लो ना, ये एक पर्सन है राम, ठीक है, ये इसके पास ये दो तरीके के गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। एक गुड्स है एक्स, एक गुड्स है वाई। गुड्स एक्स का नाम है एप्पल, गुड्स एक्स में कौन सा गुड्स कंज्यूम कर रहा है, एप्पल, और गुड्स वाई में मान लो कौन सा गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है, ये ऑरेंज का। तो जैसे जैसे एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे एप्पल एक था, फिर दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, तो जैसे जैसे एक गुड्स का जैसे जैसे एक गुड्स का जैसे जैसे एक गुड्स का आपका क्वांटिटी बढ़ाएगा वैसे वैसे दूसरा गुड्स में देखो कमी आने लगेगा। 20 से 15 हो गया, 15 से 11 हो गया, ऐसे देखो। पहले एप्पल एक था तो ऑरेंज 20 था, एप्पल 2 यूज किया तो ऑरेंज 15 हो गया, एप्पल 3 तो ऑरेंज 11, एप्पल 4 तो ऑरेंज 8, एप्पल 5 तो ऑरेंज 6, एप्पल 6 तो ऑरेंज 5। ठीक है, एक गुड्स बढ़ रहा है तो दूसरा गुड्स क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन याद रखना
उन दोनों ही कंडीशन पे उसको सैटिस्फैक्शन बराबर मिल रहा है। बस इसी चीज़ को यहाँ हम लोग ग्राफ का हेल्प से दिखा दिए, ठीक है? यही हम लोगों का इंडिफरेंस कर्व होता है। याद रखना, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो एक्स और वाई किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। इंडिफरेंस कर्व जो है ना एक्स ना वाई किसी को भी टच नहीं करेगा। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉनकेव होता है, क्या सॉरी, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉनकेव्स होता है। देखो कॉनकेव्स का मतलब होता है ये यहाँ पे जीरो है ना, जीरो का तरफ देखो डाउन करके खड़ा है, पीट करके खड़ा है, इस तरीके से पीट करके खड़ा है। ये जीरो है, जीरो की तरफ पीट करके खड़ा है, याद रखना, ठीक है? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई साल पूछा है, तो आप लोगों को भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक? अब हम लोग आते हैं इंडिफरेंस कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंशियल कर्व और इंडिफरेंस कर्व। देखो क्या-क्या विशेषता है। पहला विशेषता है दिस कर्व फॉल्स डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कर्व ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट की ओर गिरता है। दूसरा, दिस कर्व प्रोग्रेस टुवर्ड द ओरिजिन, यानी कि कॉनकैप्स होता है। ये याद रखना, एमसीक्यू में भी पूछेगा ये कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो जीरो की ओर कैसे होता है? कॉन्वेक्स होता है, ठीक है? और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि जो पीपीसी कर्व होता है वो होता है कॉनकेव, ठीक है? तीसरा, द हाई इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स ए हाई सैटिस्फैक्शन लेवल देन, यानी कि जो हाई हाई जो सबसे ऊपर में जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन बताएगा, और जो सबसे नीचे में जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो सबसे कम सेटिस्फेक्शन दिखाएगा। पॉइंट नंबर 4, द बॉटम इंडिफरेंस कर्व। ओहो, ये इसी का पॉइंट था जी, गलती से छूट गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5 यहाँ है, टू इंडिफरेंस कर्व ऑफ द सेम कंज्यूमर नेबर इंटरसेक्ट। याद रखना, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। पॉइंट नंबर 6, द इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एनी एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स को ना वाई किसी भी रेखा को टच नहीं करता है। पॉइंट नंबर 7, द इंडिफरेंस कर्व डज नॉट हैव टू बी यूनिफॉर्म, यानी एक समान होना इंडिफरेंस कर्व का जरूरी नहीं है। पॉइंट 8, द इंडिफरेंस कर्व कैन आल्सो बी राउंड शेप, ये गोल शेप का भी हो सकता है। इसके बाद इंडिफरेंस कर्व विल नॉट बी जीरो, इंडिफरेंस कर्व कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी वो कभी भी एक्स या वाई को टच नहीं करेगा, वही चीज है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ए फार्म। देखो मीनिंग पूछ रहा है, सबसे पहला पूछ रहा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि टी एफ सी, फिर पूछा टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी टी वी सी, और इन्हीं दोनों का जो जोड़ होता है वो कहलाता है टोटल कॉस्ट। तो इन तीनों का मतलब पूछा। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ये कॉस्ट फिक्स्ड रहेगा, ये कॉस्ट क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि प्रोड्यूसर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है चाहे प्रोडक्शन घट रहा है या प्रोडक्शन जीरो हो गया, इससे उसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये खर्चा है जो लगेगा तो लगेगा, और ये बेसिकली फिक्स एसेट पे ये पैसा खर्चा होता है। जैसे लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, या तो फिर सपोज कर लो कि ये जो परमानेंट स्टाफ है उनको सैलरी देना है, और जिस ऑफिस में या जिस जगह पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका रेंट देना है। तो ये सब फिक्स्ड खर्चा है कि ये खर्चा तय हो गया और इतना ही पैसा तुमको खर्चा करना है। तो प्रोडक्शन करते समय जो खर्चा फिक्स्ड नेचर का होता है कि ये करना है, इसमें चेंजेस नहीं होगा। प्रोडक्शन बढ़ रहा है चाहे प्रोडक्शन घट रहा है या प्रोडक्शन जीरो हो गया, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तुमको इतना ही लगेगा, मतलब इतना ही लगेगा। तो यही कहलाता है हम लोगों का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक? देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी टीएफसी का मतलब है द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंसेस दैट द प्रोड्यूसर हैज टू इनक्योर द ऑर्डर टू परचेज और हाई स्टेबल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस सच एज बिल्डिंग का किराया हो गया, कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया, परमानेंट मैनेजर्स का सैलरी हो गया, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज when the quantity of production changes, that is it is not affected by the increase or decrease in the quantity of production, even if production is zero it does not affect the total cost। अगर प्रोडक्शन जीरो भी हो गया तो भी टोटल कॉस्ट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इतना ही लगेगा, मतलब इतना ही लगेगा। अब आते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो, ये जो हम लोगों का टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसको टोटल सब्स्टिट्यूट टेस्ट कॉस्ट बोलते हैं, ये इसको टोटल यहाँ वेरिएबल लिखना, हाँ वेरिएबल लिखना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट ना चेंजेबल नेचर का होता है, जो पूरा तरह से गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। अगर प्रोडक्शन घट रहा है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी घटते जाएगा। अगर प्रोडक्शन ज़ीरो हो गया, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगा, ये कुछ नहीं लगेगा। और इसमें बेसिकली आता है जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया, ठीक है? वेजेस दे दिए या तो फिर अनपरमानेंट एम्प्लॉयी को सैलरी दे दिए या तो फिर गाड़ी भाड़ा दे दिए। तो ये सब खर्चा जो होता है मेरा ये वेरिएबल नेचर का होता है, जो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन के बढ़ने घटने से ये भी बढ़ने घटने लगता है मेरा। ठीक है? आगे बात समझिए मेरा। Variable cost is the cost that the producer has to incur for the use of fluctuating means of production, such as the cost of raw material, electricity expenses, transportation, freight, salary to temporary employees, etc. The total change depend on the amount of output of the sound, यानी output जो production होता है उस पे depend करता है. Variable cost increases as the quantity of production increases and variable cost decreases as the quantity of production decreases. यानी कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी मेरा घट जाएगा। आगे बोल रहा है इफ द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स जीरो, अगर गुड्स का जो क्वांटिटी है वो जीरो हो जाए, तब ये भी जो है वो अगर आज जीरो हो जाए तो ये भी जो है वो मेरा जीरो हो जाएगा। इसको याद रखना, ये भी क्या हो जाएगा मेरे लिए जीरो हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं टोटल कॉस्ट क्या होता है। तो भाई देखो, टोटल कॉस्ट का मतलब कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो सम होता है वो मेरा टोटल कॉस्ट कहलाता है। तो देखो फॉर्मूला में भी वही लिखे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि टी सी इज इक्वल टू टी बी टी एफ सी प्लस टीबीसी। ठीक है, यानी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने में जो टोटल पैसा खर्चा किए हैं हम लोग, जो टोटल पैसा खर्चा हुआ उसका जो सम होगा वही मेरे लिए टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, अब देखो इसी चीज को यहाँ पे हम लोग डायग्राम से यहाँ पे सोल्व किए हैं। अब देखो डायग्राम में भी ना उतना ज्यादा आपको मतलब कि इन लोग का रिलेशन पूछा ना, तो रिलेशन को देखो डायग्राम में किए। ये सब डायग्राम में लचर पचर चीज अभी नहीं, देखो हम समझा दे रहे हैं। देखो बेसिकली क्या होता है हम लोगों का, ये जो हम लोगों का ये जो हम लोगों का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा, भाई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो एकदम फिक्स रहेगा। अगर ये हम लोगों का मान लो, हम लोग ग्राफ में इसको दिखाते हैं, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, ये एकदम फिक्स रहेगा। ये हो गया हम लोगों का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये एकदम फिक्स रहेगा। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना ही रहेगा। ठीक, इसके बाद जो हम लोगों का टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन होगा, ये डिपेंड करेगा प्रोडक्शन पे। अगर मान लो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ये खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन घट रहा है तो घटेगा, फिर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा, ये घटते बढ़ते रहेगा। ठीक, ये हम लोगों का क्या हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ये पूरा तरह से डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। ठीक है, अब इन दोनों का जो सम होगा वही ना हम लोगों का होता है भाई टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट, ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है इसका लाइन का ऊपर से जाएगा, ये ड्राइंग ऊपर से जाएगा, ये हम लोगों का हो गया टोटल कॉस्ट। अब इसी चीज को आप एक जगह क्या कर सकते हो, एक लकीर में इसको मिला सकते हो। ठीक है, बस यही वो ड्राइंग यहाँ पे हम लोगों का बना है। आया समझ में? आपको मन करे तो आप एक बार दोनों का ड्राइंग को अलग-अलग बना सकते हो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का अलग बना सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अलग, और उसके बाद दोनों को साथ में जोड़ करके नीचे बना सकते हो। ठीक है? अब देखो ये जो ग्राफ हो गया ना, अब इसी ग्राफ के बारे में यहाँ पे वो मीनिंग लिखा गया था। ये जो हम समझा रहे हैं ना ये चीज़, ये उन सब का मतलब फुल फॉर्म है कि टीक्यू का मतलब क्या होता है, टीआर का मतलब क्या होता है, आपका केक्यू का मतलब क्या होता है, यही सब है। ठीक है? चलो अब रिलेशन है, तो रिलेशन को देखो पॉइंट में किए हैं, तो भाई 2 रिलेशन यहाँ पे बता रहे हैं हम। पहला, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 दूसरा रिलेशन है, द टोटल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू द वर्चुअल सम ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। यानी कि जो टोटल कॉस्ट होता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है उसके ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। वर्चुअल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। भाई मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, देखो नॉर्मल सा समझा दे रहे। मार्केट प्राइस का मार्केट का प्राइस का मतलब है कि आज मान लो हम अगर आपको ये पूछे कि बताओ आज पेट्रोल का कीमत कितना है, आज आज अभी अभी पेट्रोल का कीमत कितना है, आप बोलोगे सर 100 रुपया लीटर।
तो अभी जो पेट्रोल का कीमत है वो है मार्केट प्राइस। और अगर हम आपसे ये पूछे कि बताओ पिछले 10 सालों से पेट्रोल का दाम कितना था? पिछले 5 सालों से पेट्रोल का दाम कितना था? तो पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से पेट्रोल का जो एवरेज कीमत निकाल के आप लाओगे, वही होगा हम लोगों का नॉर्मल प्राइस, ठीक है? ये जो हम लोगों का मार्केट प्राइस होता है, ये शॉर्ट पीरियड वाला होता है। याद रखना मार्केट प्राइस क्या होता है? शॉर्ट पीरियड वाला होता है। ये बहुत ही जल्दी बढ़ घटते रहेगा। आज आप अगर दुकान जाओ, मार्केट जाओ और मार्केट से जा करके आप प्याज इतना रुपया किलो करके खरीद के लाओ। क्या गारंटी है कि कल भी मार्केट में प्याज आपको उतना ही रुपया किलो मिले? नहीं, मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे होगा। लेकिन जो नॉर्मल प्राइस होता है वो फिक्स नेचर का होता है और वो लंबे समय तक रहता है। आया समझ में? ठीक है? मार्केट प्राइस डिमांड और सप्लाई पे तय होता है। जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो गया, वहीं पे मार्केट प्राइस तय हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल प्राइस होता है, वो हम लोगों का जो है डिमांड और सप्लाई से तय नहीं होता है। ठीक है? ये डिपेंड करता है आपका कि उसका कॉस्ट कितना है और वो प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है। आई होप आपको मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस में समझ में आ गया होगा अंतर। अब देखो इन सब का मीनिंग कर रहे हैं, फिर से वही है। यहाँ पे लिखे हैं बेसिस, यहाँ लिखे हैं मार्केट प्राइस और यहाँ लिखे हम लोग नॉर्मल प्राइस। अब देखो, सबसे पहला लिखे हम लोग यहाँ पे क्या? मीनिंग। क्या लिखे? मीनिंग। तो मीनिंग में लिखे द मार्केट प्राइस इज द अमाउंट पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और नॉर्मल प्राइस का मतलब होता है इट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड जनरल प्रॉफिट। इसके बाद टर्म, टर्म को टर्म लिखो या इसको टर्म को टर्म लिखो यानी अवधि। तो हम लोगों का जो मार्केट प्राइस होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि नॉर्मल प्राइस जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसके बाद डिटर्मिनेशन, ये कैसे तय होता है? तो याद रखना मार्केट प्राइस बताएं जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा, वहां ये तय हो जाता है। जबकि नॉर्मल प्राइस किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि गुड्स का कॉस्ट कितना है और वो कितना प्रॉफिट लेगा, इससे नॉर्मल प्रॉफिट मेरा तय होता है। ठीक है? इसके बाद इसके बाद स्टेबिलिटी, मार्केट प्राइस अनस्टेबल होता है। मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होते रहेगा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं आपका फ्लक्चुएट होते रहेगा। वही लिखे यहाँ पे वोलाइट। वोलाइट अगर आप नहीं लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अनस्टेबल। क्या होगा? अनस्टेबल होगा। और जबकि नॉर्मल प्राइस जो होता है वो स्टेबल होता है। फिर लिखे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे प्राइस ऑफ पेट्रोल नाउ डेज, आज पेट्रोल का कितना कीमत है, ये हम लोग का मार्केट प्राइस है। और पेट्रोल का कीमत लगभग पिछले 5-6 सालों से पेट्रोल का कीमत कितना था, उसका एवरेज कीमत कितना था, ये होता है हम लोग का नॉर्मल प्राइस। इसके बाद ग्राफ में कहाँ तय होगा? तो जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काट देगा, जिस जगह पे मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं, ये देखो ये, जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काट देगा, ये डिमांड ये सप्लाई काट दिया, वहीं मेरा प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस तय हो गया। जबकि ये जो हम लोगों का नॉर्मल प्राइस होता है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और जो डिमांड कर्व होता है वो जिस जगह पे काटेगा वहां पे मेरा इस चीज का तय होता है। कॉस्ट कर्व और डिमांड जहां काटेगा एक दूसरे को। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोगों को यहाँ पे, हाउ विल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम जीडीपी? एक्सप्लेन। हाउ विल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम जीडीपी? एक्सप्लेन। आप नेशनल इनकम को जीडीपी से कैसे कैलकुलेट करोगे? मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप नेशनल इनकम कैसे निकालोगे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, तो यहाँ पे लिखे हैं बोथ बोथ जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम यानी कि एनआई आर इंपॉर्टेंट टू मेजर द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए कंट्री। देयर आर इंडिकेटर बट ए स्लाइट डिफरेंस। दोनों समान है लेकिन दोनों में कई सारे अंतर होते हैं। अब देखो थोड़ा थोड़ा ना मीनिंग यहाँ पे लिखे हैं, जीडीपी का मतलब क्या होता है और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। आपका मन, आपको लिखना है लिखना, नहीं मन है छोड़ देना। क्योंकि क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ना, इसलिए हम यहाँ मीनिंग को भी चिपका दिए। तो जीडीपी का मतलब पता है ना, एक कंट्री के अंदर एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसका मार्केट वैल्यू या जो मॉनेटरी प्राइस होता है, उसका जो सम होता है, वो जीडीपी होता है। ठीक? नेशनल इनकम का मतलब है नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द सिटीजन ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक साल में किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा जितना भी पैसा कमाया जाता है, उसी को नेशनल इनकम बोला जाता है। ठीक? इसके बाद अब देखो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग जीडीपी का हेल्प से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। एक सेकंड देना, हाँ।
यहाँ लिखे हैं ऊपर में हम लोग द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम जीडीपी। अब देखो हम इसको आप लोगों को समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है जीडीपी से, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको इसमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी। सबसे पहले हमको निकालना है एनएनपी। अब ये एनएनपी कैसे निकलेगा? तो एनएनपी निकालने के लिए क्या करेंगे? एनएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी, यानी एनएनपी इज इक्वल टू जो हम लोगों का जीडीपी होगा, इस जीडीपी में हम लोग ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को। फॉर्मूला लिखते जाना, ठीक है? क्या करेंगे? पहले एनएनपी निकालेंगे। एनएनपी कैसे निकलेगा? तो जो जीडीपी होगा उसमें प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। तो हम लोग का एनएनपी आ गया। एनएनपी आने के बाद स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ नेट नेशनल इनकम यानी एनएनआई निकालेंगे। अब ये जो एनएनआई है ये कैसे निकलेगा? तो इस एनएनआई में ऊपर जो हम लोगों का एनएनपी आया है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें हम लोग जोड़ देंगे, इसमें हम लोग घटा देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को। किसको घटा देंगे हम लोग? इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और प्लस कर देंगे हम लोग इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी को। तो हम लोग का एनएनआई निकल के आ जाएगा। अब जब एनएनआई आ गया तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? नेशनल इनकम मतलब कि एनआई। नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? तो ऊपर जो हम लोगों का एनएनआई आया है, नेट नेशनल इनकम आया है, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से भी पैसा मिला है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बस इतना कर देंगे तो हम लोगों का निकल करके आ जाएगा। ठीक है? सेम देखो उसी चीज को यहाँ पे हम फॉर्मूला में आप लोगों को यहाँ पे समझाए हैं। ये फॉर्मूला है। पहले निकालेंगे एनएनपी, कैसे निकलेगा? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। फिर निकालेंगे एनएनपी, एनएनआई कैसे निकलेगा? एनएनआई तो एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी। और फिर निकालेंगे नेशनल इनकम यानी एनआई, कैसे निकलेगा? एनएनआई में प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है? अब देखो फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला लिख लिए। फॉर्मूला, एक मिनट रुक जा भाई, कहाँ चला गया? फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूला याद हो गया। अब जब फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूला याद हो गया, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। देखो अब इसको हम लोग एक ओहो! अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये रहा हम लोगों का एक एग्जांपल। ठीक है? अब देखो एक एग्जांपल समझा रहे हैं। क्या दिया है? सपोज़ ये मानो कि एक कंट्री का जो जीडीपी है वो 100 करोड़ है। जीडीपी 100 करोड़ है, डेप्रिसिएशन मान लो 10 करोड़ है, इनडायरेक्ट टैक्स मान लो 5 करोड़ है, गवर्नमेंट सब्सिडी मान लो 2 करोड़ है, और हम लोगों का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 3 करोड़ है। तो अब बोलेगा नेशनल इनकम निकालो। तो देखो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। तो पहले एनएनपी निकालेंगे। तो एनएनपी कैसे निकलेगा? जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। तो देखो पहले एनएनपी निकाले, जीडीपी है 100 करोड़, उससे माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन 10 करोड़, तो 90 करोड़ मेरा आ गया एनएनआई एनएनपी। एनएनपी आ गया। अब उसमें एनएनआई निकालेंगे। तो एनएनआई देखो सेकंड में निकाले, तो एनएनआई इज इक्वल टू एनएनपी प्लस माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करेंगे हम लोग उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी। तो 90 करोड़ में 5 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएं और 2 करोड़ सब्सिडी को जोड़े, तो हम लोग का 87 करोड़ एनएनआई निकल गया। अब हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे एनआई, यानी कि जो एनएनपी आया है उसमें ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी 87 करोड़ प्लस 3 करोड़ यानी 90 करोड़ हम लोगों का यहाँ जो है वो नेशनल इनकम निकल के आ गया। ठीक है? चलो हो गया ये। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 ही हम बाद में कराएंगे आप लोगों को। ठीक है? चलो अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 पे व्हाट आर मुद्रा, यानी कि गलती से हमसे मिसप्रिंट हो गया, व्हाट इज मनी पूछ रहा है कि मनी क्या है? डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मनी। अब देखो मनी क्या है, मनी का फंक्शन बताइए। तो मनी का मीनिंग भी लिखेंगे और उसके बाद मनी का जो फंक्शन होता है उन सारे फंक्शंस को डिटेल में अच्छा से समझाए हैं। ठीक है? तो देखो मनी क्या होता है, सुनो। मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। एनी कमोडिटी दैट सर्व ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। यानी किसी भी चीज को मनी हम तब बोलेंगे जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, यानी जिसको दे के सामानों को खरीद बेच सके और जिसमें कीमत को तय कर सके, तो वही मेरे लिए मनी कहलाता है। ठीक है? टुडे ऑल ट्रांजेक्शंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ मनी। आज आप कोई भी लेन देन कर लो वो मनी के बेसिस पे ही होता है।
इसके बाद देखो मनी का कुछ-कुछ डेफिनेशन लिखे, तो अकॉर्डिंग टू हार्टले विदर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि मनी इज़ व्हाट मनी डज़, इसको याद रखोगे। हार्टले विदर ने कहा है कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे, और जबकि हम लोगों का जो कैलबर्न है उन्होंने क्या कहा है? मनी इज़ दैट व्हिच इज़ मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ पेमेंट। मनी वो है जिसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं, और मेजर ऑफ वैल्यू जिससे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस रखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मुद्रा के फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस ऑफ मनी। एक मनी के क्या फंक्शन है? तो देखो, मनी का जो फंक्शंस होता है उसको 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। मनी के फंक्शंस को कितने कैटेगरी में बाँटा? 3 कैटेगरी में। सबसे पहला है मनी का प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है एक्सिलरीज, या आप याद रख सको तो सिर्फ सेकेंडरी फंक्शन बोलना। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटीजेंट फंक्शन। मनी का कितना फंक्शन? 3 फंक्शन। कौन-कौन? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटीजेंट फंक्शन। मनी का कितना फंक्शन? 3। कौन-कौन? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटीजेंट फंक्शन। अब ये जो हम लोग का मनी का प्राइमरी फंक्शन होता है उसमें क्या आता है? तो ये देखो, मनी का प्राइमरी फंक्शन को डील किए। तो प्राइमरी फंक्शंस का मतलब है कि इसी काम को करने के लिए मनी को बनाया गया है, और प्राइमरी फंक्शन में मनी का 2 फंक्शन आता है। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होता है मेजर ऑफ वैल्यू। यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आप कोई भी सामान को खरीदो और बेचो, लेन-देन करो, पैसों के आधार पे ही करोगे, और दूसरा किसी भी चीज़ का कीमत जो तय होगा वो पैसों के आधार पे ही होगा। तो ये 2 काम मनी सबसे पहले करता है। बोला गया दिस प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी आर आल्सो कॉल्ड द मेन फंक्शन। These functions include all the functions of money which are performed by the money in all countries. This is why these functions of money are called fundamental or essential function. The currency of any country mainly fulfills this function. और प्राइमरी फंक्शन में 2 फंक्शन आता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन है मनी का। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग मनी का सेकेंडरी फंक्शन में। तो सेकेंडरी फंक्शन बोलो या मनी का एक्सिलरीज, अरे भाई, सेकेंडरी फंक्शन बोलो या मनी का एक्सिलरीज फंक्शन बोलो। तो देखो, सेकेंडरी फंक्शन का मनी में क्या आता है? Secondary functions of money includes functions that are performed to support the primary function of money. सेकेंडरी फंक्शन में उन फंक्शंस को शामिल किया जाता है जो प्राइमरी फंक्शन को चलाने में सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे बोला दिस इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एक्सिलरीज फंक्शन ऑफ मनी। और इसमें 3 फंक्शन आएगा, एक होगा स्टैंडर्ड और डेफर पेमेंट्स, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू और तीसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये 3 गो मनी का सेकेंडरी फंक्शन होता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में। लास्ट में हम लोगों का क्या जी? कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी। देखो क्या बोल रहा है? अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शंस, द अदर फंक्शंस ऑफ मनी आर इंक्लूडेड इन द इंसिडेंटल फंक्शन ऑफ मनी। यानी प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन के अलावे मनी के जो बाकी फंक्शंस होते हैं उन्हें मनी का कंटीजेंट फंक्शन बोला जाता है। और इसमें देखो मनी क्या-क्या काम करता है। इसमें मनी का काम होता है बेसिस ऑफ क्रेडिट वर्थनेस, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, बेसिस ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन बेसिस, लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, सॉल्वेंसी गारंटी, बिरियर डिसीजंस टू पेमेंट ऑफ गारंटी। तो ये सब जो है वो मनी का आपका कंटीजेंट फंक्शन होता है। ठीक है, बस हो गया, खत्म हो गया हम लोगों का। इससे ज्यादा हम लोग मतलब कि हम लोगों का मॉडल पेपर का सोल्यूशन खत्म हो गया। ठीक, आई होप आपको हम एक-एक क्वेश्चन डिटेल में समझा चुके हैं और हर एक चीज़ को हम अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगेगा कि कोई क्वेश्चन हम ठीक से समझा नहीं पाए, या आपको अगर कोई क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया होगा, तो आप बेझिझक हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को एक ही इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एक ही मॉडल पेपर है। और इकोनॉमिक्स जो होगा वो कॉमर्स और साइंस का तो एक ही दिन होगा। सेम क्वेश्चन होगा, सब चीज़ होगा। बस आर्ट्स वालों का नेक्स्ट दिन में होगा, इसलिए उसका क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है? मिलते हैं हम लोग अब से इकोनॉमिक्स का जो है हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैराथन क्लासेस, टेस्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और पर डे 2 बार आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस चलेगा, एक मॉर्निंग में 6 बजे और एक इवनिंग में 6 बजे से आप लोगों का लाइव क्लासेस चलेगा। तो इसलिए लाइव क्लासेस को आप लोग ज़रूर जॉइन करोगे। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।